नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज हम राजस्थान भूगोल के है नेक्स्ट क्लास नंबर 13 है वो लेकर आ चुके हैं और पीछे की 12 क्लासें हम दे चुके हैं। और आज की क्लास है वो भौतिक विभाजन में थार का मरुस्थल है वो रहने वाली है। ठीक है, भौतिक विभाजन की एक क्लास देख ली हमने। अब नेक्स्ट है ये अपनी थार का मरुस्थल। और पीछे की क्लासों में हम है वो संभागीय व्यवस्था है, राजस्थान का परिचय वगैरह वो सारी पढ़ के आए हैं और एक अलग ही अंदाज यानी नोट्स मेकिंग पैटर्न पर हम चल रहे हैं। और साथ में बीच में 2-3 दिन डिले हो गया था, सॉरी उसके लिए। मैं थोड़ा सा क्या है हॉस्पिटल में था तो नहीं दे पाया क्लास की। आज की क्लास है वो नेक्स्ट है अपन लेके आ चुके हैं। और ये कक्षाएं है वो पशु परिचर शिक्षक भर्ती, सीईटी है, विशेष शिक्षक भर्ती है। और साथ ही ये जो अपने पियोन की आ चुकी है उसमें भी बहुत ही बेनिफिशियल महत्वपूर्ण रहने वाली ये क्लास। तो ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। तो चलिए अपनी आज की क्लास है वो उसका करते हैं आगाज़। और एक बार वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस क्लास का लुत्फ़ उठा चुके हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल है वो कहाँ कहाँ है? भारत और पाकिस्तान इन दो ही देशों के अंदर क्या है अपना विस्तृत है। यानी थार का मरुस्थल पढ़ रहे हैं तो थार का मरुस्थल कितने देशों में? 2 देशों में ही विस्तृत है, बाकी में नहीं। अलग अलग क्या है मरुस्थल तो है, लेकिन थार का मरुस्थल है वो भारत और पाकिस्तान में ही है। ठीक है, विश्व में 2 ही देशों में है, भारत और पाकिस्तान में। थार का मरुस्थल है वो पाकिस्तान में कितना है? 15% है। ठीक है, और भारत में है बाकी का है, ठीक है, 85% है। तो पाकिस्तान में जो 15% है उसको पाकिस्तान में क्या बोलते हैं? चोलिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान में इसको चोलिस्तान बोलते हैं। और अपना भारत है उसमें भी 4 राज्यों के अंदर क्या है ये फैला हुआ है। ठीक है, सबसे पहले ऊपर से देखें तो पंजाब है, फिर हरियाणा, फिर राजस्थान, फिर अपने गुजरात है। इसमें क्या है फैला हुआ है थार का मरुस्थल। ठीक है, राजस्थान को सबसे पहले लिया है क्योंकि हम राजस्थान में पढ़ रहे हैं। तो राजस्थान में ये क्या है सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। क्या है? थार का मरुस्थल है वो भारत में सबसे ज़्यादा है, 3/5 भाग पर। कुल जो भारत में है उसका 3/5 भाग है वो किस में है? राजस्थान के अंदर है। ओके, बाकी का गुजरात, हरियाणा और पंजाब में है। ठीक है, कुल है 85%। टोटल का 85% भारत में है, राजस्थान में 3/5 है, गुजरात में, फिर हरियाणा, फिर पंजाब में। ठीक है, ओके। चलिए अपन चलते हैं थार मरुस्थल का वर्गीकरण। तो साथ साथ में नोट्स से बनाते चलना, क्योंकि अपन भी नोट्स पैकिंग पैटर्न पर पढ़ रहे हैं तो नोट्स से बनाते चलना, बहुत ही अच्छा कलेक्शन हो जाएगा आपके पास ये। ठीक है, थार मरुस्थल का वर्गीकरण। अब हम है वो थार का मरुस्थल है उसका वर्गीकरण देखते हैं। शुष्क रेतीला मरुस्थल और अर्ध शुष्क रेतीला मरुस्थल। तो वैसे देखा जाए तो शुष्क रेतीला मरुस्थल है वो सबसे ज़्यादा, यानी मुख्य रूप से जो थार है वो शुष्क रेतीला मरुस्थल है वही है। ठीक है, यानी मुख्य रूप से थार का मरुस्थल शुष्क रेतीला प्रदेश है उसको ही बोलते हैं। बाकी अर्ध शुष्क के अंदर तो जैसे नदियों वाला प्रदेश आ जाता है, जैसे घग्गर नदी हो गई, लूणी नदी बेसिन है, वो सारा आ जाता है गोडवाड़ वाला। लेकिन फिर भी हम इसी के अंदर पढ़ते हैं इसको थार मरुस्थल के ही अंदर। ओके, शुष्क रेतीला मरुस्थल यानी थार मरुस्थल कितना भागा में है? 2 भागा में, शुष्क रेतीला मरुस्थल और अर्ध शुष्क रेतीला मरुस्थल। फिर ये अलग अलग भागों में विभाजित है। शुष्क रेतीला मरुस्थल 2 भागों में है, बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश और बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। ठीक है, शुष्क रेतीला प्रदेश है जो क्या है पाकिस्तान से सिनेमा बनाते हुए अपने जो है ना डिस्ट्रिक्ट, जैसे जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, ये बीकानेर वाला ये क्षेत्र क्या है आता है इसके अंदर मुख्य रूप से। और बालुका स्तूप मुक्त है, एक युक्त है, ध्यान रखना यहाँ तो युक्त है यहाँ मुक्त है इधर वाला। ठीक है, तो युक्त का मतलब के साथ, मुक्त का से अलग। ठीक है, तो मुक्त तो कितना भाग है? बालुका स्तूप मुक्त वाला भाग कम है, कितना? 41.50 यानी 41.50। ठीक है, 41.5% क्या है बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है शुष्क रेतीला मरुस्थल में। ठीक है, बाकी आता है बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। ठीक है, युक्त प्रदेश है वो 58.50 यानी बाकी 41 से 50 को घटा दोगे तो बाकी बचेगा वो बालुका स्तूप युक्त हो गया। कितना है? 58.50% ये बालुका स्तूप युक्त प्रदेश है। ओके, अब देखते हैं हम इधर अर्ध शुष्क रेतीला प्रदेश। आपनो राजस्थान है, मायने 2 भाग है, मरुस्थलीय भाग है एक और मैदानी भी है, अरावली प्रदेश भी है, पठारी भी है। ठीक है, तो इन अंदर भी जगह थार मरुस्थल है आपनो बिन्ने भी आपा के 2 भागा में विभाजित करवा, शुष्क अर्ध शुष्क।
ठीक है। अर्ध शुष्क में बालू का स्तूप मुक्त और बालू का स्तूप युक्त 2 भाग हो गया। अब अर्ध शुष्क रेतीला प्रदेश अर्ध शुष्क रेतीला प्रदेश है, इसके अंदर 4 भाग है। कौन कौन सा? घग्गर प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और गोडवाड़ प्रदेश। ठीक है, ये 4 भाग है। इनको हम अलग अलग है ना, ये घग्गर का प्रदेश है, ये सारे अपोह तंत्र आएगा उसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, और अभी इसको हम थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र की विशेषताओं को। और ये क्लासें इसको लास्ट में हमें वो रिपीट रिवीजन भी कर लेंगे, तो थोड़ा सा धैर्य बनाएं और अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलना। ठीक है और इसके बारे में जो भी नई अपडेट होती है ना, वो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, तो थोड़ा सा उधर भी ध्यान कर लेना। ठीक है, जुड़ जाना टेलीग्राम से। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। ओके, अब मरुस्थलीय क्षेत्र की विशेषताएं। तो मरुस्थलीय क्षेत्र यहाँ पर दिया है, इधर क्षेत्रफल है, इधर भी क्षेत्रफल, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है यहाँ प्रतिशत है, ये सीधा क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल मरुस्थलीय क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल है उसका प्रतिशत कितना है? 61, यानी टोटल जो 3,42,239 क्षेत्रफल है राजस्थान का, उसका 61.11 यानी 61.11% भाग पर क्या है? मरुस्थल है। ओके, क्या है? मरुस्थल है। लेकिन उससे पहले बता दूं, ये पहले ना 58% होता था। कितना? 58% ही था। और क्योंकि अब एक घटना होती है रेंगता हुआ, यानी मार्च, रेगिस्तान का मार्च बोलते हैं। ठीक है, रेंगती हुई मृत्यु भी बोलते हैं इसको। और रेंगती हुई मृत्यु के लिए ना सबसे ज़्यादा नाचना गांव है ना जैसलमेर का, वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, मरुस्थल धीरे धीरे क्या है, मरुस्थली भाग अर्ध शुष्क शुष्क क्षेत्र से अपने इधर मैदानी भाग को की ओर क्या है, फैल रहा है। यानी मरुस्थल का बढ़ना, आगे की ओर बढ़ना ही क्या है, ये रेगिस्तान का मार्च कहलाता है। ओके, ये आगे भी देखेंगे। लेकिन यहाँ अब क्षेत्रफल कितना है? 61.11% राजस्थान का है। और टोटल क्षेत्रफल है ना, कुल क्षेत्रफल है रेगिस्तान का, मरुस्थल का 2,33,000, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। उसमें से राजस्थान में है वो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है, वो ओनली राजस्थान के अंदर है, और ये 2/3 है। ठीक है, और राजस्थान की कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2/3 है। ठीक है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 2/3 क्या है? 2/3 भाग है, ये क्या है? मरुस्थल है राजस्थान में। ओके, अब है जिले कितने आते हैं वो देखते हैं हम। क्या है? जिले कितने आते हैं? वो 18 आते हैं। ठीक है, कितने? इसमें मरुस्थल भाग में राजस्थान के 18 या 19 भी है। अगर ऑप्शन में आ जाए 19 तो 19 आएगा, या 18 आए तो 18 आएगा। ठीक है, दोनों साथ में नहीं आएंगे। ओके, अब है जनसंख्या प्रतिशत। जनसंख्या प्रतिशत है वो सबसे ज़्यादा यही निवास करती है। कितनी? 40%। टोटल जनसंख्या राजस्थान की है ना, उसकी 40% है वो मरुस्थल के अंदर ही निवास करती है। आई समझ में बात? अब है जलवायु। अब जलवायु कैसी है यहाँ की? अब मरुस्थली की बोलती है तो शुष्क होगी, शुष्क या अति विषम है यहाँ। ठीक है, शुष्क अर्ध शुष्क प्रदेश है ना, तो शुष्क और अति विषम भी बोलते हैं। ठीक है, अब इस मरुस्थल की लंबाई कितनी है अभी राजस्थान में? राजस्थान में लंबाई है 640 किलोमीटर। कितनी? 640 किलोमीटर है। ओके, नेक्स्ट है चौड़ाई कितनी है? तो चौड़ाई 300 किलोमीटर है, यानी आधा और दुगना ऐसा हो रहा है। ठीक है, चौड़ाई 300, लंबाई 640। ओके, अब है औसत ऊंचाई। अब औसत ऊंचाई, ये 300 किलोमीटर था, 640 किलोमीटर था, औसत ऊंचाई है वो कितनी है? 200 से 300 मीटर के अंदर मीटर है। ऊंचाई किलोमीटर में बहुत ज़्यादा हो जाती है, 200 से 300 मीटर है। ठीक है, औसत एवरेज ऊंचाई है उस मरुस्थल की, वो इतनी है। अब देखो, इसके बाद में है जनसंख्या घनत्व। अब इससे पहले हम इधर राइट साइड में तापमान देख लेते हैं। ठीक है, तापमान कितना है? अधिकतम रहता है 49 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम कितना? 49 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ये यहाँ ना प्लस आएगा, 49 डिग्री वाला, 49 डिग्री सेल्सियस अधिकतम है। और न्यूनतम है वो -3 डिग्री न्यूनतम रहता है यहाँ। तापमान कितना? -3 डिग्री न्यूनतम चला जाता है तापमान यहाँ। ठीक है, मरुस्थल के अंदर। फिर मिट्टी कैसी है यहाँ की? मिट्टी है रेतीली। रेतीली को क्या बोलते हैं? एरिडीसोल्स। ये आगे हम जो मिट्टी वाला भाग पढ़ेंगे ना, मृदा, राजस्थान की मृदा कैसी, उसमें जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, आगे क्लास में जरूर आएंगे, उसके अंदर पढ़ेंगे।
ठीक है, मिट्टी, रेतीली और एरिडी सोल्स। ओके, फिर है ढलान। ढलान देखो कैसे ज्ञात करते हैं। ढलान अपने राजस्थानी भाषा में एक पानी निवाण से रिया है, राजस्थानी भाषा में कहा पानी निवाण से रिया है। तो ढलान किधर आएगी, ऊंचाई से निचाई की ओर, यानी ढलान की ओर। ढलान किधर है, जहां पानी चलेगा। अब पानी देख लो, राजस्थान में जो मरुस्थल के अंदर लूणी नदी है वो क्या है, पश्चिम राजस्थान की क्या है, जीवन रेखा कहलाती है लूणी नदी। अजमेर से निकलती है, अजमेर से जैसे सांचौर की ओर जाती है। तो अजमेर से सांचौर कौन सा भाग होगा, अजमेर उत्तर पूर्व से और दक्षिण पश्चिम की ओर, यानी ढलान कैसी है मरुस्थल की, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ऐसे ही लूणी नदी जाती है उत्तर पश्चिम से दक्षिण, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, ठीक है। तो वही इसकी ढलान होगी। नदी कौन सी है, लूणी नदी। कहाँ से, अजमेर से सांचौर की ओर जाती है। वनस्पति मरुदभिद या जीरोफाइट बोलते हैं, ठीक है, मरुदभिद या जीरोफाइट्स इसको बोलते हैं। किसको, वनस्पति को। कौन कैसी है, मरुदभिद, यानी ज़्यादा पत्ते वगैरह नहीं होते बड़े बड़े, जैसे खेजड़ी हो गया, कांटेदार बबूल हो गया, ठीक है, झाड़ियाँ हो गई, ये केर हो गया, ठीक है, कैक्टस बोलते हैं, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा है मरुदभिद, जीरोफाइट्स बोलते हैं। इसमें ज़्यादा वो वाष्पोत्सर्जन या वाली या फिर वो क्रिया नहीं है, क्योंकि इसमें पत्तियां बहुत कम पाई जाती है, छोटी पाई जाती है, बड़े पत्ते नहीं होते हैं। तो ये मरुदभिद या जीरोफाइट्स बोलते हैं इसको। ओके, अब चलते हैं जन घनत्व की ओर। ये यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर नोट्स बनाते चलना। ओके, अब है जन घनत्व। एक साथ में ना फोन को हॉरिजॉन्टल रूप में यानी टेढ़ा करके पढ़ा करो, ताकि विस्तारित रूप से हमें आपको दिखाई दे, ठीक है। जन घनत्व देखो, जन घनत्व है मरुस्थल का 103 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 103 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, काफी है मरुस्थल को देखते हुए। विश्व का सबसे ज्यादा जन घनत्व वाला मरुस्थल है ये, थार का मरुस्थल है, विश्व का सबसे ज्यादा जन घनत्व वाला मरुस्थल है। और विश्व का सबसे ज्यादा धनी या संपन्न मरुस्थल भी बोलते हैं इसको। विश्व का सबसे ज्यादा धनी या संपन्न मरुस्थल भी यही है, थार का मरुस्थल। अब आता है एक सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि ये विश्व शक्ति ग्रह, वर्ल्ड पावर हाउस भी कहा जाने वाला मरुस्थल है। विश्व शक्ति ग्रह या वर्ल्ड पावर हाउस कहा जाने वाला वही मरुस्थल है, क्योंकि सौर ऊर्जा की अधिक संभावना है यहाँ पर। क्या, किसकी, विश्व की जो सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं तो यहीं से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अपने बढ़ला ही देख लो, बढ़ला पावर हाउस है ना, वो जोधपुर के अंदर, ठीक है। तो कितना बड़ा विश्व एशिया का है, विश्व का सबसे बड़ा क्या है, पावर हाउस है, ठीक है। सोलर प्लांट है, बढ़ला सोलर प्लांट, ठीक है। विश्व शक्ति ग्रह है ये, कहा जाने वाला मरुस्थल भी है। ओके, यहाँ तक देख लिया। अब चलिए अपने इधर चलते हैं। अब मैप के ऊपर देखो तो ये वाला भाग है, ये से, ठीक है, ये वाला भाग। ओके, ये भी आ जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मरुस्थलीय भाग, ठीक है। इसको जो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है ना, यहाँ से ये मरुस्थल को दो भागों में विभाजित कर देती है, ठीक है। एक 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, वो अरावली के लगभग ऐसे चलती है, ठीक है। तो वो क्या है, राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। एक है राजस्थान का जो क्या बोलते हैं चांदन गांव, वो भी यही है जैसलमेर के अंदर, वो बाकी अभी पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो मैप है, ये जो फ्लोदी लगता है ना पाकिस्तान के साथ, वो वाला मैप है, तो अच्छे से इसको कलेक्ट करना है ना वहाँ टेलीग्राम से, ठीक है। अब है रेगिस्तान का मार्च, अभी पढ़ रहे थे हम रेगिस्तान का मार्च या रेगिस्तान मृत्यु भी बोलते हैं। तो वो कहाँ है, मरुस्थल। मरुस्थल का बढ़ना है उसको क्या बोलते हैं, रेगिस्तान का मार्च बोलते हैं या रेगिस्तान मृत्यु भी बोलते हैं, ठीक है। एक है मरुस्थल को रुक्ष प्रदेश कहा है, किसने, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद है, उन्होंने मरुस्थल को रुक्ष प्रदेश भी बोला है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद है, उन्होंने क्या बोला है, रुक्ष प्रदेश बोला है, किसको, इस मरुस्थल को, ठीक है। और ये रेगिस्तान का मार्च है ना, रेगिस्तान मृत्यु, ये सबसे ज़्यादा कहाँ देखी जा सकती है, नाचना गाँव, ठीक है। जैसलमेर का नाचना गाँव है ना, वहाँ सबसे ज़्यादा देखी जा सकती है। एक नाचना ऊँट की नस्ल भी है, ध्यान हो तो, ठीक है, ऊँट की नस्ल भी है, और नाचना गाँव है, वहीं से ये प्रसिद्ध हुई है, ठीक है। तो वहाँ सबसे ज़्यादा रेगिस्तान का मार्च देखा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है शुष्क रेतीला मरुस्थल। क्या है, शुष्क रेतीला मरुस्थल।
अब इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं क्योंकि इसमें आगे क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो बालू का स्तूप मुक्त और बालू का स्तूप युक्त, ये दोनों चीजें थी। अब इसको देखो, बालू का स्तूप मुक्त कितना है, 41.50%। ओके, अब कितना है यहाँ क्या है, पथरीली या चट्टानी मरुस्थल है। क्या है, पथरीली या चट्टानी मरुस्थल है। कहाँ पर, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पर हम्माद पाया जाता है। हम्माद होता है चट्टान होती है। ठीक है, बाहर आसपास में तो क्या है, मरुस्थल है, और बीच में ये चट्टानी भाग मिलता है। ठीक है, उसको हम्माद बोलते हैं। अब है रेग। रेग होता है मिश्रित, यानी चट्टानी भाग भी है और साथ में क्या है, रेतीला भाग भी, उसको रेग बोलते हैं। ठीक है, मिश्रित, अभी देखेंगे आगे भी इसी क्लास में। फिर आता है लाठी सीरीज। अब लाठी सीरीज है, ये जो अपना रेड क्लिफ रेखा है ना, उसके पास में जैसलमेर के अंदर एक 80 मीटर लंबी और 60 मीटर चौड़ाई वाली एक भूगर्भित जल की एक पट्टी मिली है, उसको लाठी सीरीज बोलेंगे। अभी पढ़ेंगे उसके बारे में विस्तार से। इधर बालू का स्तूप मुक्त युक्त प्रदेश है, वो कितना भाग है, 58.50%। वहाँ इर्ग भी है, शुद्ध रेतीला प्रदेश है, उसको इर्ग बोलते हैं। ठीक है, अनुदरिद्रीय बालू का स्तूप पाए जाते हैं यहाँ, और अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है वो भी यहीं पाए जाते हैं। बरखान भी यहीं पाए जाते हैं। ये क्या है, बालू का स्तूप यानी टिब्बा, यानी टिब्बा बंग अलग अलग प्रकार है ये। ठीक है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, बरखान, सीफ, अलग अलग उर्मिका, वो सारी पढ़ेंगे हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अभी थार का मरुस्थल पढ़ रहे हैं। विभिन्न बालू का स्तूप हुआ है, पलाया भी क्या है होगा, आगे पढ़ेंगे उसको। ठीक है, खड़ीन है, टाट है, वो सारी पढ़ लेंगे। ठीक है, अब है मरुस्थल के प्रकार। अब मरुस्थल के प्रकार में इर्ग है, रेग है, हमाद है, अभी देखे हमने, वही हम देखते हैं। इर्ग किसको बोलते हैं, रेग किसको बोलते हैं, हमाद किसको। तो इर्ग किसको बोलेंगे, शुद्ध रेतीला मरुस्थल है ना, उसको इर्ग बोलते हैं। शुद्ध रेतीला मरुस्थल है उसको इर्ग बोलेंगे। अब आता है रेग। रेग किसको बोलते हैं, मिश्रित जो मरुस्थल है, रेतीला प्लस चट्टानी है, मिश्रित मरुस्थल, उसको क्या बोलेंगे, रेग। फिर आता है हम्माद। हम्माद में चट्टानी पर जो मरुस्थल है उसको हम हम्माद बोलेंगे। ठीक है, मरुस्थल के 3 भाग हो गए, इर्ग, रेग, हम्माद। ओके, ये स्तूप मुक्त वाले में, युक्त वाले, दोनों में ये शब्दावली है। ठीक है, इर्ग है, रेग है, हम्माद। अब हम्माद तो याद हो जाएगा कैसे, हम्माद। अब आता अक्षर, पूरा अक्षर ये है। चट्टान में भी चट्टानी, चट्टानी भाग। ठीक है, तो ऐसे याद हो जाएगा, हम्माद के साथ चट्टानी से ही जचता है। लेकिन इर्ग है, इर्ग को याद रखना पड़ेगा कैसे, शुद्ध रेतीला, केवल रेतीला भाग है, उसको इर्ग। अब रहेगा रेग। रेग क्या होगा, बीच में है, ध्यान रखने आना, बीच में रखे हम रेग को। तो रेग क्या है, दोनों का मिश्रित, यानी रेतीला भी होगा और चट्टानी भी होगा। ठीक है, ये शब्दावली आ जाती है, काफ़ी बार पूछा गया है। हम्माद के बारे में तो बहुत बार पूछा है। ठीक है, एग्जाम के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्लासें। अब आता है अपना लाठी सीरीज। अब लाठी सीरीज के बारे में अभी हम देख रहे थे, 80 मीटर, 60 मीटर, वो सारी अभी हम देख लेते हैं इसको विस्तार से। ठीक है, तो देखिए, पाकिस्तान देश के सहारे या फिर रेड क्लिफ रेखा है उसके सहारे भी बोल सकते हैं, ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन के अंदर। जैसलमेर जिले में पोखरण से, कहाँ से, पोखरण से मोहनगढ़ तक अवसादी चट्टानों का समूह पाया जाता है। अब देखो, अवसादी चट्टानें हैं उसका समूह है। अवसादी चट्टान वो चट्टानें होती है जो क्या है, अपने से जो तेलीय अपशिष्ट यानी तेलीय भाग है या फिर जल है, उसको क्या है, अवशोषित रख सकती है। ठीक है, उसको संभाल के, यानी नीचे रिसने नहीं देती है अवसादी चट्टानें, ऊपर ही रखती है। ठीक है, समाहित रहती है इनके अंदर जो तेलीय भाग है, ठीक है, पेट्रोलियम है, वो भी यहाँ अवसादी चट्टानों पर होते हैं, पानी है। ठीक है, तो पाकिस्तान देश के सारे जैसलमेर जिले के पोखरण से मोहनगढ़ तक अवसादी चट्टानों का समूह पाया जाता है। और सन 2007 में काजरी के जो वैज्ञानिक है, उनको यहाँ 80 मीटर लंबी तथा 60 मीटर चौड़ी पृथ्वी के अंदर बहती हुई जल धारा प्राप्त हुई। तो अभी बताया कि अवसादी चट्टान है, वो जल हो चाहे तेल हो, उसको क्या है, रिसने नहीं देती है, यानी नीचे नहीं ले जाने देती, और उसके ऊपर ऊपर क्या है, वो बहता रहता है। तो बहती हुई क्या जल धारा प्राप्त हुई, जिसे उन्होंने भूगर्भित जल पट्टी या लाठी सीरीज के नाम से पुकारा। किसने, काजरी के जो वैज्ञानिक ने थे ना, वो 2007 में यहाँ पर क्या है आए हुए थे, और उन्होंने 80 मीटर लंबी और 60 मीटर क्या है चौड़ी क्या देखी, एक जल धारा देखी। ठीक है, भूगर्भित जल पट्टी या लाठी सीरीज, उसको क्या दे दिया, नाम दे दिया। और इस लाठी सीरीज ये किसका भाग मानते हैं, किसका, ये वहाँ यहाँ पर है, देख लो मैप पर, यहाँ पर ये वाला भाग है ना, यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ है, और यहाँ से लगभग 2.30 लाख लीटर पर घंटे क्या है जल निकलता है, मिठा वो भी। ओके, ठीक है, चलते हैं रावीरा वाला, ये देख लेना।
अब है जैसलमेर में स्थित जलपट्टी सरस्वती नदी या घग्गर नदी का भूगर्भिक अवशेष है। कौन? जैसलमेर में स्थित जो ये लाठी सीरीज है या जलपट्टी है, किसका? सरस्वती नदी या घग्गर नदी है ना, उसका भूगर्भिक अवशेष है। यही बता रहा था मैं भी, वो भी आ भी गया अपने सामने। यहाँ सेवण घास, यानी जो सेवण घास है सबसे ज़्यादा क्या है, इसमें प्रोटीन की मात्रा होती है, राठी गाय के लिए काफ़ी यूजफुल होती है ये। यहाँ सेवण घास लस्सी यूरिस सिडिकुस पाई जाती है। इसका वैज्ञानिक नाम है ये सेवण घास का, लस्सी यूरिस सिडिकुस। ठीक है, जिसके उपनाम भी है करड़ी, तड़गम, मुराला, ये इसके उपनाम भी है। ठीक है, इस सेवण घास पर राज्य पक्षी कौन है अपना? गोडाउन है, वो अपने अंडे देता है। ठीक है, राज्य पक्षी गोडाउन अपने अंडे देता है सेवण घास पर, इसलिए सेवण घास को क्या बोलते हैं? गोडाउन पक्षी की प्रजनन स्थली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रजनन स्थली भी बोलते हैं। नेक्स्ट है लाठी सीरीज के नज़दीक जैसलमेर जिले की सम तहसील के चांदन गांव में एक नलकूप खोदा गया, जहां पर कम गहराई से ही कितने 2.30 यानी 2.30 लाख लीटर प्रति घंटे मीठा जल निकाला जाता है। ठीक है, और इसी कारण चांदन गांव के नलकूप को थार का घड़ा या चांदन नलकूप कहते हैं। ओके, आई बात समझ में? यानी 2.30 लाख लीटर प्रति घंटे मीठा जल निकलता है, और इसको है ना फौजियों को, बॉर्डर पर लगे फौजियों को भेजा जाता है। ठीक है, थार का घड़ा या चांदन नलकूप भी बोलते हैं इसको। फिर आता है लाठी सीरीज में मुख्यतः रॉक फॉस्फेट खनिज पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। लाठी सीरीज में क्या पाया जाता है सबसे ज़्यादा? रॉक फॉस्फेट। क्या पाया जाता है? रॉक फॉस्फेट। लाठी सीरीज थार के मरुस्थल में पारिस्थितिकी संतुलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक है, इकोसिस्टम है ना, उसका सबसे अच्छा उदाहरण है वो लाठी सीरीज ही है। ठीक है, थार मरुस्थल का जल महल, देखो ध्यान रखना, थार मरुस्थल है ना, उसका जल महल किसको बोलते हैं? बाटाड़ू का कुआं। किसको बोलते हैं? बाटाड़ू का कुआं। निर्माण किसने करवाया? गुलाब सिंह ने। ठीक है, और ये संगमरमर से निर्मित है। ठीक है, थार मरुस्थल का जल महल बाटाड़ू का कुआं गुलाब सिंह ने निर्माण करवाया। और इसके बारे में मुख्य बात क्या है कि ये संगमरमर से निर्मित है, संगमरमर से। और वर्तमान में यहाँ पर जो केर्न कंपनी है वो क्या करती है? आरओ फिल्टर करके वाटर एटीएम के जरिए भी उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, यानी पानी है वो वाटर एटीएम के जरिए उपलब्ध करवाया जाता है, यानी आसपास के गांव में फौजियों को सभी को क्या है उपलब्ध करवाते हैं। तो ये होगी अपनी आज की क्लास कंप्लीट, और एक बार जल्दी से क्या है इसका रैपिड रिवीजन कर लेते हैं। क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है पर हम जल्दी से इसको दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, ओके, तो चलिए थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल भारत में पाकिस्तान दो देशों में विभाजित है, विस्तृत है। ठीक है, थार का मरुस्थल पाकिस्तान में 15%, जहाँ चोलिस्तान बोलते हैं इसको, भारत में 85% है। और राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब 4 जिलों में ये फैला हुआ है। ठीक है, राजस्थान में कुल का कितना है? 3/5 भाग है। ठीक है, अब है थार मरुस्थल का वर्गीकरण 2 भागों में, शुष्क, अर्धशुष्क, रेतीला प्रदेश। ठीक है, अब शुष्क वाला 2 भागों में, बालुका स्तूप युक्त और बालुका स्तूप मुक्त। अब युक्त वाला है 58.50, मुक्त वाला है 41.50%। ओके, अब अर्धशुष्क है वो घग्गर बेसिन है, शेखावाटी प्रदेश है, नागौरी उच्च भूमि है, गोडवाड़ प्रदेश है, ये सारा इसके अंदर अर्धशुष्क के अंदर आ जाता है। एक शुष्क प्रदेश है उसको थली भी बोलते हैं, जो बीकानेर और नागौर, ठीक है, उसकी जो उच्च भूमि है ना, ऊपर उठी भूमि, उसको भी स्पेशल थली उसको बोलते हैं, लेकिन उसके जो मरुस्थल है उसको भी थली बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अब मरुस्थलीय क्षेत्र की विशेषताएं। क्षेत्रफल प्रतिशत कितना है? 61.11% राजस्थान का। जिले इसमें 18-19 आते हैं। जनसंख्या 40%। जलवायु शुष्क अतिविषम। लंबाई 640 किलोमीटर, चौड़ाई 300 किलोमीटर, औसत ऊंचाई 200 से 300 मीटर है। जनघनत्व 103 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और इसका कुल क्षेत्रफल है थार का 2,33,000 वर्ग किलोमीटर, और राजस्थान में है वो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। ये 2/3 भाग है। ठीक है, ओके, अब है तापमान कितना है? 49 डिग्री सेल्सियस अधिकतम, और न्यूनतम माइनस का 0.3 यानी 3 डिग्री है। ठीक है, न्यूनतम है। अब है मिट्टी, रेतीली या एडिसोल्स बोलते हैं। ढलान कैसी है? लूणी नदी के साथ ही इसकी ढलान चलती है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। ओके, नदी इसमें मुख्य रूप से लूणी है। वनस्पति है मरुद भी जीरोफाइट है। ठीक है, विश्व का सबसे ज़्यादा जनघनत्व वाला मरुस्थल, विश्व का सबसे ज़्यादा धनी या संपन्न मरुस्थल।
विश्व शक्ति कहा जाने वाला, यानी वर्ल्ड पावर हाउस भी बोलते हैं, क्योंकि सौर ऊर्जा की अधिक संभावना यहीं पाई जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट है रेगिस्तान का मार्च, रेंगती हुई मृत्यु को किसको बोलते हैं? मरुस्थल का बढ़ना, यानी मरुस्थल का आगे से आगे बढ़ते जाना, इसको क्या बोलते हैं? यानी ये जो दर्रे है ना, नाल है अरावली के बीचों बीच, वहाँ से ये फैल रहा है आगे आगे मैदानी भाग की ओर, तो उसको मरुस्थल का बढ़ना बोलते हैं, या रेंगती हुई मृत्यु या रेगिस्तान का मार्च बोलते हैं। नाचना गाँव में सबसे ज़्यादा देखा जा सकता है इसको। मरुस्थल में को जो रुक्ष प्रदेश है वो सूर्य प्रकाश जी ने कहा है। ठीक है, शुष्क रेतीला मरुस्थल है वो बालू का स्तूप मुक्त और स्तूप युक्त दोनों अभी देखा था। जो मुक्त भाग है उसमें पथरीला चट्टानी भाग है वो हमाद कहलाता है। रेग है उसमें मिश्रित होता है, दोनों चट्टानी भाग भी होता है और मरुस्थल की जो रेतीला भाग है वो भी। लाठी सीरीज भी इसके अंदर आती है। फिर है बालू का स्तूप युक्त है 58%, 58.5% है। इर्ग है शुद्ध रेतीला बोलते हैं उसको। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ जो बालू का स्तूप है वो यहीं पाए जाते हैं। बरखान भी यहीं पाए जाते हैं। सीप है, उर्मिकाएँ हैं, वो सारा यहीं है। ठीक है, अब विभिन्न बालू का स्तूप या पलाया भी यहीं है। खड़ीन, टाट, वो सारी पड़ेंगे। मरुस्थल के प्रकार इर्ग, रेग, हम्माद। अब इर्ग है शुद्ध रेतीला और हम्माद है चट्टानी, और रेग है वो मिश्रित हो गया। ओके, अब है लाठी सीरीज। पाकिस्तान या रेड क्लिफ के सहारे जैसलमेर जिले में पोखरण से मोहनगढ़ तक क्या है सादी चट्टानों का समूह पाया जाता है। और 2007 में काजरी के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने 80 मीटर लंबी और 60 मीटर चौड़ी क्या है एक पृथ्वी के अंदर जलधारा बहती हुई देखी, और उसको क्या है भूगर्भित जो जल परपट्टी या लाठी सीरीज इसका नाम दे दिया। ठीक है, अब इसके बाद में लाठी सीरीज के बारे में पढ़ें तो जैसलमेर में स्थित जलपट्टी सरस्वती नदी या घग्गर नदी है ना, उसका ही क्या है अवशेष मानते हैं। ठीक है, सेवन घास यहाँ की मुख्य रूप से पाया जाता है। लस्सी यूरिस सीडिकुस इसका वैज्ञानिक नाम है जिसके, और इसके उपनाम भी है करडी, तड़गम, मुराला, ये अभी आया था। ठीक है, सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल था ना उसके अंदर आया था ये भी। और इस सेवन घास पर राज्य पक्षी गोडावण अंडे देता है, इसलिए गोडावण को इसकी क्या बोलते हैं? शरण स्थली या प्रजनन स्थली भी बोलते हैं गोडावण की। और लाठी सीरीज है वो नज़दीक जैसलमेर जिले की सम तहसील के चांदन गांव में एक नलकूप खोदा गया, जहां पर कम गहराई से भी क्या है 2.5 यानी 2.30 लाख लीटर प्रति घंटे मीठा जल निकाला जाता है। इसी कारण चांदन गांव के नलकूप को चांदन नलकूप लाठी सीरीज का ही भाग है, ये थार का गड़ा कहते हैं। ओके, लाठी सीरीज में मुख्यतः रॉक फॉस्फेट खनिज पाई जाती है। लाठी सीरीज थार के मरुस्थल में पारिस्थितिकी संतुलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है इकोसिस्टम का। थार मरुस्थल का जल महल किसको बोलते हैं? बाटाडू का कुआं। निर्माण गुलाब सिंह ने। यह संगमरमर से निर्मित, वर्तमान में यहाँ पर केयर्न कंपनी है वो आरओ फिल्टर करके वाटर सप्लाई करती है। वाटर एटीएम के जरिए भी उपलब्ध कराया जा रहा है। ओके, ये होगी अपनी क्लास का रिपीट रिविजन। ध्यान से नोट्स बना लेना, अच्छे से थार का मरुस्थल पढ़ लिया। अब बाकी हम जो जो अलग अलग प्रकार के टिब्बे बनते हैं ना, टिब्बा बने, वह सारा हम आप जाना। ठीक है, तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज की क्लास कैसी रही ज़रूर कमेंट के अंदर बताना। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक ले धन्यवाद।